गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ टुडे वी डिस्कस द चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। इससे पहले हमने प्लांट किंगडम के बारे में अच्छे से डिटेल में स्टडी की थी, तो आज हमको स्टडी करनी है एनिमल किंगडम के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 है और यूनिट नंबर 1 का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो एनिमल किंगडम में क्या हमको स्टडी करनी है, जैसे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं, तो उनको जितने भी एनिमल्स हैं उनको उनका एक क्लासिफिकेशन है ना, उनका एक क्लासिफिकेशन है, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म का, हर एक एनिमल्स का पार्टिकुलर कैरेक्टर है, उसके बेसिस पर उसको जैसे किसी पार्टिकुलर कैटेगरी के अंदर डाला गया है। ठीक है, तो हमें क्या, जैसे कैटेगरी को स्टडी करने से पहले, कैटेगरी से मेरा मतलब है एनिमल किंगडम के अंदर हमको फाइलम पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं हमको? फाइलम पढ़ने हैं। फाइलम जो हैं टोटल 10 फाइलम है, टोटल हमको 10 फाइलम पढ़ने हैं। ठीक है, इस 10 फाइलम के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं उनको इन 10 फाइलम के अंदर मतलब डिवाइड किया गया है। ठीक है, जितने भी ऑल टाइप के एनिमल्स होते हैं, जितने भी इंसेक्ट, वर्म्स, जो भी कुछ भी कह लो एनिमल्स के अंदर जो भी आते हैं, कीड़े मकोड़े कुछ भी, है ना, जो हम मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम देख भी नहीं सकते, मतलब है ना, हमारी नेक्ड आई से हम उनको देख भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी उनको क्लासिफिकेशन में एक जगह दी गई है ना, उनके कैरेक्टर के बेसिस पर। तो हमको क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले, यानी हमको ये फाइलम स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ें पढ़नी है। बेसिक चीज़ों से मतलब है कि वो लेवल देखने हैं हमको, जिनके बेसिस पर इनका डिवाइडेशन किया गया है, इनको डिवाइड किया गया है, कैटेगरी बनाई गई है। ठीक है, तो हमारा वैसे तो बेसिकली जो एनिमल किंगडम है, इस एनिमल किंगडम को वैसे तो मेनली या मेजर रूप से हम कहेंगे इसके दो भाग हैं ना, दो कैटेगरी है, मेन मेजर कैटेगरी। फर्स्ट है नॉन कोड डेटा एंड सेकंड है कोड डेटा। ठीक है, नॉन कोड डेटा एंड कोड डेटा। तो हमको एनिमल किंगडम के अंदर हमको देखो, ये वाला जो चैप्टर है तो बहुत लेंथी चैप्टर है, और जो न्यू सिलेबस है उसके अंदर इस चैप्टर में से एक भी टॉपिक को डिलीट नहीं किया गया है, तो हमको पूरा डिटेल में इस चैप्टर को देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एनिमल किंगडम को दो भागों में, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ नॉन कोड डेटा एंड कोड डेटा। ठीक है, नॉन कोड डेटा के अंदर हम जितने भी लोअर एनिमल्स हैं उनको स्टडी करेंगे, एंड कोड डेटा के अंदर थोड़े से हायर एनिमल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो नॉन कोड डेटा है, इस नॉन कोड डेटा के अंदर हम 10 फाइलम हम स्टडी करेंगे, है ना। 10 फाइलम जो मैं आपको बता रही थी कि 10 कैटेगरी है, उसको स्टडी करेंगे। एंड कोड डेटा के अंदर हम मेनली 3 कैटेगरी हैं। ठीक है, कोड डेटा के अंदर मेनली 3 कैटेगरी है जिनको हम डिटेल से देखेंगे। तो अभी हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, हमें देखना है एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल किंगडम को हम स्टार्ट करेंगे, इसकी कैटेगरी को हम पढ़ेंगे। उससे पहले हमको थोड़ी सी इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि वो कौन कौन से बेस है जिनके आधार पर एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं हम हमारे टॉपिक के ऊपर, जो है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या देखना है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है कि जैसे ह्यूमन के अंदर तो क्या है, सब जितने भी ह्यूमन है, मतलब आप किसी को भी ले लो, है ना, कहीं का भी ह्यूमन ले लो आप, है ना, इंडिया का ले लो, बाहर का ले लो, फॉरेन का ले लो, तो एनिमल की जो बॉडी होगी वो किसकी बनी हुई होगी भाई? सेल्स की बनी हुई होगी। ठीक है, चाहे वो इंडिया का हो, है ना, चाहे वो इंडिया के बाहर का हो, है ना, सबकी बॉडी क्या होगी? सेल की बनी होगी। सेल नहीं, मैं बोलूँगी सेल सबसे बेसिक यूनिट है। ठीक है, सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। एंड ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो जो ह्यूमन की बॉडी होती है उसके अंदर क्या होते हैं? ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, ये सारे के सारे सिस्टम उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है एनिमल के बारे में, लोअर एनिमल्स के बारे में। तो जैसे लोअर एनिमल्स में जैसे आपने वॉर्म्स देखे हैं, ठीक है, वॉर्म्स देखे हैं ना, बरसात में हम देखे कितने सारे कीड़े मकोड़े रेंगते हुए, रेंग कर चलने वाले, उड़ने वाले, है ना। तो सबकी जो बॉडी है ना, सबकी बॉडी अलग अलग है। तो सबकी बॉडी अलग अलग है तो उनका ऑर्गेनाइजेशन भी अलग होगा। किसी की बॉडी ओनली सेल की बनी है, ओनली सेल से मेरा मतलब है किसी की बॉडी ओनली एक सेल की बनी हुई है ना, और किसी की बॉडी मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई है, किसी की बॉडी ओनली टिश्यू की बनी हुई है। ठीक है, किसी की बॉडी ऑर्गन से मिलकर बनी हुई है। तो आ जाते हैं बारी बारी से एक एक चीज़ को देखने के लिए। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमको देखना है कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है। ठीक है, एनिमल्स के अंदर, लोअर एनिमल्स के अंदर जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है सेलुलर लेवल। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल से मतलब है
कि ऐसे एनिमल्स, ठीक है, जिनकी जो बॉडी है केवल सेल से मिलकर बनी हुई है, ओनली सेल से मिलकर बनी हुई है। सेलुलर लेवल में भी हम दो कैटेगरी बना सकते हैं या दो कैटेगरी के बारे में स्टडी कर सकते हैं। एक है यूनिसेलुलर, ऐसे एनिमल्स जो केवल एक सेल से मिलकर बने हुए हैं, और दूसरा मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो सेलुलर लेवल में क्या देखा हमने, सेलुलर लेवल से मतलब है इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे, ऐसे एनिमल्स आएंगे जिनकी बॉडी केवल ओनली सेल से मिलकर बनी हुई, एक या मल्टी सेलुलर मैं नहीं बोलूँगी, ओनली सेल से मिलकर बनी हुई है ना, सेलुलर लेवल के अंदर। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है स्पॉन्जेस, जो ये क्या फाइलम है एक, ठीक है, इसका सेकेंड नेम है स्पॉन्जेस को पोरीफेरा भी कहा जाता है। पोरीफेरा हमारा फर्स्ट फाइलम है। जैसे कि आपने प्लांट किंगडम पढ़ा था, प्लांट किंगडम के अंदर हमने कैटेगरी जो मतलब प्लांट किंगडम को 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया। तो सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा था एल्गी के बारे में, जिसके अंदर बहुत मैं यूँ कहूँगी लेस डेवलप प्लांट आते थे, है ना। एल्गी के अंदर कैसे प्लांट आते थे जिसमें हमें पता ही नहीं लग रहा था कि कहाँ पे रूट है, कहाँ स्टेम है, कहाँ लीफ है, मतलब हम उसके अंदर क्लियरली नहीं बता पा रहे थे कि ये रूट वाला पार्ट है, ये स्टेम वाला पार्ट है ना, नहीं बता पा रहे थे क्योंकि वो बिल्कुल लोअर प्लांट था, मतलब लेस डेवलप प्लांट था। प्लांट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा था एल्गी से, ठीक है। उसी तरीके से जो हमारे एनिमल्स हैं, है ना, जो हमारे एनिमल्स हैं उनकी स्टार्टिंग हो रही है पोरीफेरा फाइलम के अंदर। पोरीफेरा फाइलम के अंदर उन एनिमल्स को रखा गया है जो सबसे पहले शुरुआती, है ना, आदिम, है ना, प्रिमिटिव टाइम पे मिलते थे, ठीक है। तो मिलते थे तो भाई उनकी जो बॉडी होगी, सेल बॉडी होगी उनकी यहाँ या तो सेल की बनी, या तो एक सेल की बनी होगी या फिर एक से ज़्यादा सेल की बनी हुई होगी। तो कुल मिला के उनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, उनकी जो बॉडी होगी केवल और केवल सेल से ही मिलकर बनी हुई होगी, है ना। तो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। ये जो पूरा चैप्टर है एनिमल किंगडम टोटली लर्न बेस है, इसके अंदर आपको लर्न ही करना है, ठीक है। तो सेलुलर लेवल इट मीन्स इनकी जो बॉडी होगी सेल से मिलकर बनी हुई होगी। और जैसे ये सेल्स है, तो अब क्या ये सेल्स, इनके बीच में क्या कोऑर्डिनेशन नहीं है भाई, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन से मतलब होता है कि मिलकर काम करना, है ना। तो ये जो सेल है इसका अलग काम, इसका अलग काम, इसका अलग काम, इसका अलग काम, है ना। इस तरीके से मतलब ये लूजली पैक्ड होगी, है ना, और इनका कोऑर्डिनेशन भी नहीं होगा, ठीक है। और ये जो सेलुलर लेवल है ये बहुत लोअर एनिमल्स के अंदर पाया जाएगा। तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है स्पॉन्जेस को हम पोरीफेरा भी कहते हैं। एंड पोरीफेरा जो फाइलम है इसके अंदर जितने भी एनिमल्स आएंगे उनकी बॉडी किसकी बनी हुई होगी, सेल से मिलकर बनी हुई होगी, यानी कि उनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो सेलुलर लेवल का होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे आता है टिश्यू लेवल से मतलब है कि सेल के बाद क्या बनता है, टिश्यू बनता है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे सेल्स क्या थी, अलग अलग थोड़ी दूर दूर थी, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था। अब टिश्यू में क्या होता है कि सेल्स जो होती है हमारी मतलब कंबाइंड हो जाती है ना, कंबाइंड हो जाती है, इस तरीके से पैक्ड हो जाती है और एक टिश्यू का फॉर्मेशन कर देती है। तो टिश्यू लेवल में क्या होता है कि इन सेल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन भी होता है और ये मतलब बहुत मतलब अच्छी तरीके से पैक्ड अरेंज्ड होती है, ठीक है, मिलकर काम करती है मतलब ये। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। सिलेंट्रेटा यहाँ पे दिया हुआ है, सिलेंट्रेटा। इसके अलावा एक और फाइलम है टीनोफोरा हमारा फाइलम है सिलेंट्रेटा के अलावा। ये जो टीनोफोरा है इसके अंदर सी साइलेंट है। टीनोफोरा सबसे छोटा फाइलम है हमारा। तो टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा ये दोनों फाइलम ऐसे हैं जिनके अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, टिश्यू लेवल की होती है, टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है इनकी बॉडी। नेक्स्ट आते हैं ऑर्गन लेवल, ठीक है। तो अब टिश्यू, जैसे हमारा टिश्यू बन गया भैया ना, जैसे टिश्यू बन गया, फिर टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे, है ना, और भी थोड़ा सा डेवलप, है ना। तो टिश्यू का जो ग्रुप होगा, है ना, टिश्यू का एक ग्रुप होगा, ग्रुप मिलकर क्या बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा और ये ऑर्गन कोऑर्डिनेट करेंगे और जितने भी थोड़े से हायर एनिमल्स होते हैं उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गन लेवल का, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है प्लेटीहेल्मिंथीज। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, प्लेटीहेल्मिंथीज। ये फाइलम है हमारा प्लेटीहेल्मिंथीज के अंदर, इस फाइलम के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा ऑर्गन लेवल का। मतलब प्लेटीहेल्मिंथीज फाइलम तक आते आते इन एनिमल्स के अंदर ऑर्गन बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है ऑर्गन सिस्टम। अब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे भाई, ऑर्गन सिस्टम। और आपने ऑर्गन सिस्टम में मैं एग्जांपल आपको दूं ह्यूमन का,
ह्यूमन जो सबसे हायर एनिमल्स की कैटेगरी के अंदर आता है, एनिमल्स तो नहीं बोलेंगे बट एनिमल्स की कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है, ह्यूमन। तो ह्यूमन की जो बॉडी होती है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इन सिस्टम से मिलकर बनी हुई होती है। तो आपको जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है वो क्या है, सेल है, टिश्यू है, फिर ऑर्गन है एंड उसके बाद ऑर्गन सिस्टम है। तो ये आपको याद रखना है एंड इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके बेसिस पर भी हमने एनिमल्स की दो कैटेगरी बनाई हुई है, ठीक है। अब ये दो कैटेगरी कौन कौन सी है? सबसे पहले तो सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का होता है, टू टाइप का होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी ये ओपन और क्लोज में क्या डिफरेंस है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से मतलब है कि जैसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो आपने पता है सर्कुलेटरी सिस्टम में हम मेनली किसके बारे में स्टडी करते हैं, ब्लड के बारे में, है ना, ब्लड के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो जो ब्लड वेसल्स होती है जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती है ये प्रॉपर डेवलप नहीं होती है, या यूँ कहें कि ब्लड वेसल्स नहीं होती है। जब ब्लड वेसल्स नहीं होगी तो ये मान लीजिए किसी एनिमल्स का, ऐसे एनिमल्स की बॉडी है जिसके अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स ही प्रेजेंट नहीं है। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है तो भाई इसकी बॉडी के अंदर का जो ब्लड होगा वो किस तरीके से मतलब फ्लो करेगा, इसी तरीके से ओपनली फ्लो करेगा ना, मतलब ओपनली फ्लो करेगा, उस तरीके से मतलब फ्लो करते करते ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये जो ब्लड है ऐसे ओपनली क्या होता है, सर्कुलेट होता रहता है। इस वजह से इसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और जैसे ये बॉडी है किसी की, ऐसे एनिमल्स की बॉडी है जिसके अंदर क्या है, ओपन सर्कुलेशन हो रहा है, ओपनली सर्कुलेशन हो रहा है। तो ये जो ओपन सर्कुलेशन जिस ऑर्गन में होता है उस ऑर्गन को हम क्या कहेंगे, उस ऑर्गन को कहेंगे साइनस, उस ऑर्गन को कहेंगे हम साइनस। ये चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है, साइनस, यहाँ पे लिखा हुआ भी है साइनस, ठीक है, साइनस ऐसा बॉडी का वो पार्ट जहाँ पे ये जो सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेशन हो रहा है, इस ओपन सर्कुलेशन वाले पार्ट को, इस बॉडी के पार्ट को हम क्या बोलेंगे, साइनस, ठीक है। साइनस वीनस कहा जाता है वैसे, साइनस वीनस से मतलब है कि ऐसा बॉडी पार्ट जहाँ पे ओपन ब्लड फ्लो हो रहा है। अगला है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि इसमें जो ब्लड वेसल्स होती है प्रॉपर डेवलप होती है। जब ब्लड वेसल प्रॉपर डेवलप होगी भाई तो ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है। तो ब्लड क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, एक क्लोजली हो रहा है ना, पैक्ड हो रहा है, क्लोजली हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से इसको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जांपल अगर हम लें तो ह्यूमन होगा। ह्यूमन के अंदर जो सर्कुलेशन होता है क्लोज सर्कुलेशन होता है, क्योंकि ह्यूमन के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है प्रॉपर डेवलप होती है। और यहाँ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एग्जांपल कॉकरोच, एग्जांपल क्या लिखेंगे इसका, कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर क्या होता है कि ब्लड वेसल्स जो होती है वो डेवलप नहीं होती है, इसलिए उसका जो ब्लड होता है ओपनली फ्लो होता है। और कॉकरोच के अंदर ये जो ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, ओपनली ऐसे ब्लड फ्लो होता है, तो इसी को कहा जाता है साइनस। इसी के अंदर है ना, साइनस वीनस वैसे वो पार्ट जहाँ पे ब्लड का ओपन सर्कुलेशन होता है। तो दो चीज़ें याद रखनी है, ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन आपको याद रखना है। और एग्जाम्पल अगर हो सके तो याद रखना, ह्यूमन के अंदर क्लोज सर्कुलेशन होता है एंड कॉकरोच में ओपन सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो अगला हमारा देखो, अब हमने क्या पढ़ा, ये था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट बेस है ये एनिमल्स की कैटेगरी डिसाइड करने का। सेकंड हमने देखा सर्कुलेशन। अब इस सर्कुलेशन के आधार पर भी ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें ओपन सर्कुलेशन पाया जाता है, किसी में क्लोज सर्कुलेशन पाया जाता है, उस बेसिस पे हम इनकी कैटेगरी डिसाइड कर सकते हैं ना। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आती है हमारी सिमेट्री। थर्ड पॉइंट है हमारा सिमेट्री। सिमेट्री से क्या मतलब है, जैसे अगर कोई किसी एनिमल्स की बॉडी, मान लीजिए किसी एनिमल्स की बॉडी शेप इस तरीके से है ना, तो सिमेट्री से क्या मतलब है, सिमेट्री से मतलब है कि इसकी बॉडी को हम किसी एक्सिस से या किसी प्लेन के थ्रू इसको, है ना, किसी अक्ष से, मेरा कहने का मतलब है किसी एक्सिस से, है ना, इसको दो भागों में डिवाइड कर सकें, इसकी बॉडी को दो भागों में डिवाइड कर सकें। किसी भी एक्सिस के थ्रू अगर एनिमल्स की बॉडी को दो भागों में डिवाइड किया जाए तो ये जो डिवाइड करने की जो प्रोसेस है इसको हम कहेंगे सिमेट्री, इसको कहेंगे हम सिमेट्री, ठीक है। अब कुछ एनिमल्स की बॉडी तो इस तरीके से होती है
जैसे मान लीजिए है ना, कुछ एनिमल्स की बॉडी का शेप इस तरीके से है, तो अब इसको हम ना किसी एक्सिस से डिवाइड करेंगे तो इसके दो पार्ट तो बन जाएंगे, आराम से बन जाएंगे, लेकिन इसके जो दोनों पार्ट होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। चाहे हमें इस तरीके से इसको इस एक्सिस से इसको डिवाइड करें तो भी इसके दो पार्ट बन जाएंगे, इस तरीके से करें तो भी इसके दो बराबर भाग, इस तरीके से करें तो भी इसके दो बराबर भाग बन जाएंगे, ठीक है। अब जबकि कुछ एनिमल्स की बॉडी किस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है, बॉडी का शेप किस तरह, तो अब इसको इस तरीके से काटो, इस तरीके से, तो बराबर भाग थोड़ी होंगे इसके, है ना। और कुछ की बॉडी कैसी होती है, कुछ की बॉडी जैसे मान लें ह्यूमन को ले लेते हैं हम, ह्यूमन की बॉडी किस तरीके से होती है, ह्यूमन की बॉडी कुछ इस तरीके से होती है, ड्राइंग पे मत जाना, मतलब कुछ इस तरीके से होती है, मेरा कहने का मतलब है। तो इसको अगर हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो इसके दो पार्ट बन जाएंगे ना, दो इक्वल पार्ट बन जाएंगे। तो इस तरीके से ये इक्वल पार्ट के बेसिस पर जो हमारी सिमेट्री होती है, इक्वल पार्ट के बेसिस पर जो हमारी ये सिमेट्री है, सिमेट्री की भी तीन कैटेगरी है, ठीक है। इस सिमेट्री की भी तीन कैटेगरी है, ये सिमेट्री भी हम कहेंगे तीन तरह की सिमेट्री होती है एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स में तीन तरह की सिमेट्री पाई जाती है, तो अभी कैटेगरी को देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो सिमेट्री है आ रही है वो है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब है ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी को हम किसी भी एक्सिस से दो इक्वल मैं बोल रही हूँ, दो भाग नहीं, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी का शेप इस तरीके से है कि हम किसी भी एंगल से, किसी भी एक्सिस से अगर उसके दो इक्वल पार्ट करना चाहें तो उसके इक्वल पार्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो फिर ऐसे एनिमल्स में जो सिमेट्री होगी वो किस तरह की सिमेट्री होगी, एसिमेट्रिकल। उनमें कैसे सिमेट्री होगी, एसिमेट्रिकल, ठीक है। एसिमेट्री से मतलब है सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है इनके अंदर। और एग्जाम्पल क्या है, स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस इसका एग्जाम्पल है। स्पॉन्जेस आप याद रखना, ठीक है। स्पॉन्जेस मैंने कहा था इसका सेकंड नेम क्या है, पोरीफेरा। क्या है इसका, पोरीफेरा, ठीक है। और इसके अलावा आपने अमीबा के बारे में तो 10th क्लास में पढ़ा ही था आपने। अमीबा की जो स्ट्रक्चर देखी हुई, बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि उसके अगर हम करना भी चाहें तो दो इक्वल पार्ट नहीं हो सकते। तो अमीबा के अंदर भी किस तरह की सिमेट्री होगी, एसिमेट्रिकल होगा अमीबा भी। अगली सिमेट्री क्या है भाई हमारी, बाइलेटरल। बाइलेटरल सिमेट्री से मतलब है कि इसकी मतलब ऐसा एनिमल जिसकी बॉडी को हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो इक्वल पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं एक ही एक्सिस से, ठीक है। एक ही एक्सिस से दो इक्वल पार्ट बना सकते हैं। तो इसका एग्जांपल याद रखना है आपको। बाइलेटरल सिमेट्री का एग्जांपल है भाई इसका ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर, मानव के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। मानव को, ह्यूमन को केवल एक ही एक्सिस से, एक ही प्लेन से, एक ही एंगल से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगली है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि मतलब मैंने जैसे आपको बताया, जैसे कि ये सर्किल जैसा है ना, सर्किल जैसा इस तरह का शेप हो किसी एनिमल्स की बॉडी का, ठीक है। इस तरह का शेप है अगर किसी एनिमल्स की बॉडी का, तो इसको हम किसी भी एक्सिस से, ठीक है, किसी भी एक्सिस से अगर हम डिवाइड करें तो इसके दो इक्वल पार्ट ही होंगे, ठीक है। तो इस तरह की जो सिमेट्री है, इस तरह का बॉडी शेप होता है जिन एनिमल्स का, उनके अंदर जो सिमेट्री होगी वो होगी रेडियल सिमेट्री। कैसी सिमेट्री होगी, रेडियल सिमेट्री। इसका जो एग्जाम्पल है, रेडियल सिमेट्री जो है अधिकतर जो सिलेंट्रेटा हमारा फाइलम है, सिलेंट्रेटा जो फाइलम है उसके अंदर के जो एनिमल्स हैं उनके अधिकतर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो यहाँ पे आपको ये वर्ड का मीन्स क्लियर हो जाना चाहिए। एसिमेट्री से मतलब है कि उस एनिमल्स के अंदर जो सिमेट्री होगी, मतलब सिमेट्री से मतलब उसके दो इक्वल पार्ट नहीं होंगे। बाइलेटरल से मतलब है कि उसको एक एक्सिस से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ह्यूमन इसका एग्जाम्पल है। रेडियल से मतलब है कि उसको किसी भी एक्सिस से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट था हमारा। इसके बाद हम आते हैं, हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट पे हम आ जाते हैं। यहाँ फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है आपके लिए, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। अब ये डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक से क्या होता है कि जब भी किसी एनिमल्स का मतलब फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे क्या होती है, जर्म लेयर होती है। तीन तरह की जर्म लेयर होती है ना, तीन जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ये तीन जर्म लेयर है जिनसे क्या होते हैं, हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट हैं उनका फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे आइज़ के लिए मतलब आइज़ एक्टोडर्म से होगी, है ना। मेसोडर्म जो लेयर है उससे हमारा ब्लड का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो ये तीनों जो हमारी जर्म लेयर हैं, इन्हीं से हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट हैं उनका फॉर्मेशन हो जाता है। तो अभी आपको क्या समझना है, केवल वर्ड का मतलब समझना है अभी आपको यहाँ पर। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक से क्या मतलब है, डिप्लो एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक से क्या मतलब है, ठीक है। तो मेनली तीन जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। ये तीन
बेसिक या 3 मेन जर्म लेयर है जिनसे हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। इससे अलग बनेंगे, इससे अलग बनेंगे, इससे बनेंगे, और तीनों मिलकर ये हमारी पूरी बॉडी के जितने भी पार्ट है उनका फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। तो अगर डिप्लोब्लास्टिक कहीं लिखा हुआ है ना, तो डिप्लोब्लास्टिक से मतलब है कि उस एनिमल्स की जो बॉडी है वो केवल 2 ही जर्म लेयर की बनी हुई है, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म की, ठीक है। मतलब जो इसकी जो एम्ब्रियोनिक, आपको पता है ना जाइगोट के बाद में क्या बनता है, जाइगोट के बाद में क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है ना। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ये जो तीनों जर्म लेयर होती है उसी से मतलब एम्ब्रियो के अंदर अलग अलग डिफरेंट पार्ट बन जाते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, केवल 2 ही जर्म लेयर होती है। कौन कौन सी, एक्टोडर्म एंड एंडोड्रम, एक्टोड्रम एंड एंडोड्रम। यानी कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी केवल 2 ही जर्म लेयर से मिलकर बनी हुई होगी, एक्टोड्रम एंड एंडोड्रम। इसके बाद देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक से मतलब है कि इनकी जो बॉडी है या इनका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तीनों लेयर से मिलकर बना होगा, एक्टो, एंडो एंड मीजो। एक्टो, एंडो, मीजो, ये तीनों जर्म लेयर मिलकर इनका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक से मतलब है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है ऐसे एनिमल्स जिनकी जो बॉडी है वो तीनों जर्म लेयर से मिलकर बनी होगी। कौन कौन सी, एक्टो, एंडो एंड मीजो। क्लियर। इसके बाद देखो सीलोम। सीलोम से क्या मतलब है, देखो सीलोम से क्या मतलब, अभी जैसे मैं आपको बता रही थी 3 लेयर में आपको बता रही थी, ये वाली होगी एक्टोड्रम, ये वाली होगी मेसोड्रम, और ये अंदर वाली होगी या इसी को कह लो ये होगी एंडोड्रम, ठीक है। ये 3 जर्म लेयर होती है, ठीक है। लेकिन ये जो मेसोड्रम वाली जो लेयर है यहाँ पे क्या होती है, एक कैविटी बन जाती है, हर किसी में नहीं बनती है, किसी एनिमल्स के अंदर बनती है ना। तो दोबारा से देखो, मैंने बताया 3 लेयर, सबसे बाहर वाली एक्टो एंड ये बीच वाली मीजो, इसके बाद एंडो अंदर वाली, बीच वाली मीजो और बाहर वाली एक्टो, ठीक है। तो क्या होता है कि जो मेसोड्रम वाली जो लेयर होती है ना, ये मेसोड्रम वाली लेयर क्या करती है, एक कैविटी का फॉर्मेशन कर देती है, या यूँ कहूँ कि यहाँ पे एक कैविटी होती है, ठीक है। इस कैविटी का फॉर्मेशन अगर मेसोड्रम से होता है, इस कैविटी का, पहले तो आप कैविटी समझो, ठीक है। एक्टो, मीजो एंड एंडो 3 जर्म लेयर होती है, ठीक है। तो ये मेसोड्रम के पास में अगर ये कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है ना, कैविटी बन जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सीलोम, ठीक है। उस बॉडी कैविटी को हम कहेंगे सीलोम। तो सबसे फर्स्ट तो क्या, एक्टो, मीजो एंड एंडो, ठीक है। तो ये जो मेसोड्रम वाली जो लेयर है, ये मेसोड्रम वाली लेयर से अगर एक बॉडी कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसे हम कहेंगे सीलोम, उसे हम क्या कहेंगे, सीलोम। अब ये सीलोम भी क्या है, 3 तरह की है, ये इसकी भी 3 कैटेगरी है, यूँ कह लो, ठीक है। जैसे सिमेट्री हमने पढ़ी थी उस तरीके से ये सीलोम भी 3 तरह की है। मतलब इस सीलोम के बेसिस पर भी एनिमल्स 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एसिलोमेट्स, सीडोसिलोमेट्स, ठीक है, और ट्रू सिलोमेट्स, है ना, या ट्रू सिलोम, सीडोसिलोम एंड एसिलोम, ठीक है, एसिलोमेट्स, ठीक है। एसिलोमेट्स से मतलब तो आप समझ ही गए कि इनके अंदर जो सिलोम है वो प्रेजेंट नहीं है ना। जो ये फर्स्ट कैटेगरी है ए सिलोमेट, इट मीन्स नो बॉडी कैविटी प्रेजेंट, ठीक है, इनके अंदर सिलोम प्रेजेंट नहीं होगी। दूसरा है हमारा सीडोसिलोम। अब सीडोसिलोम में क्या होता है कि ये एक्टोड्रम, ये मेसोड्रम, है ना, और ये एंडोड्रम। तो यहाँ पे बननी चाहिए थी कैविटी मेसोड्रम के पास में, लेकिन यहाँ पे कैविटी नहीं बनती है ना। यहाँ पे क्या होता है, ये जो मेसोड्रम होती है, यहाँ पे ये जो मेसोड्रम होगी एक्टो, और ये मेसोड्रम जो होगी ना, ऐसे मतलब पाउच जैसे, मतलब ऐसे पाउच जैसे फॉर्म में प्रेजेंट होती है, मतलब कंप्लीटली प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो सिलोम तो बन रही है ना, लेकिन कंप्लीटली नहीं बन रही है। तो इस तरह का जो फॉर्मेशन होगा, ये जो मतलब मेसोड्रम पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट होगी, तो इस तरह के फॉर्मेशन को बोलेंगे सीडोसिलोम, ठीक है। और अगली है ट्रू सिलोम में क्या है, ट्रू सिलोम से मतलब है कि इसमें क्या होगा कि जैसे ये है, सबसे बाहर है हमारी एक्टो और उसके बाद मेसोड्रम, ठीक है। तो ये जो मेसोड्रम है, ये मेसोड्रम एक कैविटी का फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है, कंप्लीट कैविटी का फॉर्मेशन कर देती है। कौन करती है, मेसोड्रम जो जर्म लेयर है वो करती है। ये एक्टो एंड ये मेसोड्रम जो कि कैविटी का फॉर्मेशन उसने कर दिया या कैविटी में कन्वर्ट होगी, और ये बीच वाली है हमारी एंडोड्रम, ठीक है। तो इसमें क्या, सीलोम भी बनी, है ना,
इस कैटेगरी में क्या हुआ, सिलोम तो बनी, लेकिन सिलोम किससे बनी, मेसोड्रम से, कंप्लीटली मेसोड्रम से बनी। इसी कारण इसको क्या बोलेंगे, ट्रू सिलोम बोलेंगे, है ना। ट्रू सिलोम के अंदर मतलब ट्रू सिलोम के अंदर जो एनिमल्स आएंगे उनकी बॉडी के अंदर जो मतलब उनकी बॉडी जो कैविटी होगी वो किससे मिलकर बनी होगी, मेसोड्रम से मिलकर बनी हुई होगी। क्लियर तीनों पॉइंट। एसिलोमेट्स के अंदर क्या होगा कि भाई वो जो मेसोड्रम की जो लेयर है ना, वहाँ पे मतलब सेल इस तरीके से अरेंज होगी कि कोई कैविटी नहीं बनेगी, है ना। और एसिलोमेट्स का आप एग्जाम्पल अगर, एसिलोमेट्स जो होते हैं वो पोरीफेरा जो हमारा फाइलम है उसके अंदर के जो एनिमल्स होते हैं उनके उन एनिमल्स के अंदर पोरीफेरा के जो एनिमल्स है या पोरीफेरा के जो एग्जाम्पल है उनके अंदर एसिलोमेट्स कैविटी प्रेजेंट होती है, यानी कि कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। और अगला है हमारा सीडोसिलोमेट्स, है ना। सीडोसिलोमेट्स में हम सिलेंट्रेटा जो फाइलम है, सिलेंट्रेटा फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर सीडोसिलोम्स पाई जाती है। एंड ट्रू सिलोम्स में इसमें क्या है, हमारा जो सीडोसिलम हो गया, सीडोसिलोम का एग्जाम्पल हो गया। सीडोसिलोम का एग्जाम्पल क्या हुआ, सॉरी सीडोसिलोम के अंदर हम एग्जाम्पल लेंगे एस्के हेलमिंथिस का। एस्के हेलमिंथिस ये भी एक फाइलम है, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। इसके अंदर राउंड वॉर्म्स आते हैं। तो इन जो एस्के हेलमिंथिस जो फाइलम है, इसके अंदर के जितने भी एग्जाम्पल हैं या जितने भी एनिमल्स इस फाइलम के अंदर आते हैं उनकी बॉडी उनकी सिलोम कैसी होगी, सीडोसिलोम होगी, है ना। सीडोसिलोम होगी, यानी कि उनके अंदर की जो बॉडी कैविटी का फॉर्मेशन होगा वो कम्प्लीटली मेसोड्रम से नहीं होगा। एंड ट्रू सिलोम का जो एग्जाम्पल है उसके अंदर आर्थ्रोपोडा, मोलस्का ये सब आते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेगमेंटेशन से मतलब सेगमेंट, जैसे आप समझते हो सेगमेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइडेशन करना, है ना। सेगमेंट का मतलब क्या होता है, भाई सेगमेंट ऐसे बन गया ना, ऐसे सेगमेंट का मतलब डिवाइडेशन होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है ट्रू सेगमेंट को हम बोलते हैं मेटामेरीज, ट्रू सेगमेंट को हम कहते हैं मेटामेरीज, ठीक है, मेटामेरीज। अब ये फर्स्ट बार आप सुन रहे हो हर वर्ड को तो थोड़ा सा मतलब न्यू सा लग रहा है ना, मेटामेरिज्म। तो आपको लिखा क्या होगा, मेटामेरिज। तो इट मीन्स क्या है कि उस एनिमल्स की जो बॉडी होगी वो अंदर से भी एंड बाहर से भी, अंदर से भी जैसे ये मान लीजिए और बाहर से ये इस तरीके से हमको कुछ दिख रहा है ना, मान लीजिए ऐसा, है ना, होता नहीं, सपोज कर लीजिए। तो मतलब ऐसा एनिमल जिसकी बॉडी अंदर से भी क्या हो, डिवाइडेड हो, है ना, और बाहर से भी मतलब उसको बाहर से भी उसकी बॉडी का शेप इस तरीके से है कि मतलब उसके खंडों में बटा हुआ है, टुकड़ों में बटा हुआ, उसका बॉडी शेप इस तरीके से अपने को दिखाई देगा, जैसे इस तरीके से बाहर से, है ना, बाहर से नजर आ रहा है, और उसका अंदर से भी ऐसा ही हुआ, है ना। तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलेंगे मेटामेरिज्म, ठीक है। इसके बाद नोटोकोड। इसके बाद अगला हमारा देखो यहाँ तक कितना हो गया था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। सिलोम हमारा 5th पॉइंट था, ठीक है, और सेगमेंट हमारा 6 पॉइंट है। और अगला जो हमारा नोटोकोड है वो 7th पॉइंट है। 7th बेसिस क्या है, नोटोकोड क्या है, डोर्सल साइड होती है वहाँ पर एक रोड लाइक शेप की बोन प्रेजेंट होती है। नोटोकोड क्या है, जैसे मान लीजिए ये कोई इस तरह का बॉडी शेप है, मतलब तो देखो डोर्सल क्या है, मतलब ऊपर, है ना, मतलब बाहर, इसको बोलेंगे डोर्सल साइड, इसको बोलेंगे वेंट्रल, नीचे वाली को बोलेंगे वेंट्रल साइड, और ऊपर वाला जो सरफेस होता है उसको बोलेंगे डोर्सल साइड। तो डोर्सल सरफेस पर ऐसे रोड लाइक शेप की, है ना, रोड लाइक शेप मतलब इस तरीके से बोन प्रेजेंट होगी, तो उसको हम कहेंगे नोटोकोड। नोटोकोड के बेसिस पर जो एनिमल्स है 2 कैटेगरी बनी हुई है, मतलब नोटोकोड के बेसिस पर हम एनिमल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है कोड डेटा, दूसरा है नॉन कोड डेटा, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, ठीक है। कोड डेटा एंड नॉन कोड डेटा। नॉन कोड डेटा से मतलब है कि नॉन कोड डेटा के अंदर वो एनिमल्स आएंगे जिनके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है, नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होगी। जबकि कोड डेटा के अंदर वो एनिमल्स आएंगे जिनके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होगी। क्लियर है यहाँ तक? ये तो आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है इसके बारे में। इसके बाद तो ये थे हमारे कुछ बेस, ठीक है, कुछ ऐसे बेसिस, है ना। क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करने से पहले हमको ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हमको लेनी थी। इसके बाद हम हमारा क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक ये जो भी पॉइंट मैंने बताया इनको सबको लर्न कर लेना आप, क्योंकि ये आपको लर्न होंगे तो आगे का क्लासिफिकेशन पढ़ने में और लर्न करने में बहुत आसानी होगी आप लोगों को, ठीक है।